So, good morning. I'm Dr. Alicia Sharma. Today we'll start animal nutrition. In yesterday's class, we discussed about the syllabus of animal nutrition as per MPPSC syllabus. So, we decided that we'll start with the nutritional terms and proximate analysis. So, that's what we are going to study today. This is all the syllabus that we discussed yesterday. So, starting with the nutritional terms, even though these terms are very basic and very less is asked from these portions, but still we'll cover this because MCQs are very important and sometimes बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इनको आपस में डिस्टिंग्विश करना, क्योंकि अगर सिंपल स्टेटमेंट भी दे दी है तो ये इतनी बेसिक चीज़ है बट हम भूल जाते हैं कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या था. ठीक है, सो वील स्टार्ट विद द बेसिक चीज़ की न्यूट्रिशन क्या होता है. ठीक है, तो न्यूट्रिशन वो सभी चीज़ें हैं जो हम खाना खाने से शुरू करते हैं, इनटेक से शुरू करते हैं और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस एक्सक्रीशन. तो ये पूरा ही सम टोटल होता है उन सारे प्रोसेसेस का. इट स्टार्ट्स विद इनटेक, न्यूट्रिएंट इनटेक जो आप लेते हैं, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, देन मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट, यूटिलाइजेशन एंड फर्दर एक्सक्रीशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस. और यही सब चीज़ें हम धीरे धीरे इसमें न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे. ठीक है, और यही इसकी डेफिनेशन है. नेक्स्ट कमिंग टू द न्यूट्रिएंट. अब जो भी आप नेचुरल या प्रोसेस चीज़ इनटेक करते हैं, ठीक है, दैट ऑल कम्स अंडर न्यूट्रिएंट. तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये रहेगी कि केमिकल एलिमेंट इन द डाइट दैट इज नेसेसरी फॉर द सपोर्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, अब नॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस क्या रहेंगे? ग्रोथ, मेंटेनेंस और सारे ही प्रोडक्शन. ठीक है, ये तो आपको पता है कि एक होता है मेंटेनेंस और उसके अलावा जितना भी प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन. उसमें सब आ जाता है. ग्रोथ, अगर एनिमल ग्रोइंग है, ग्रोइंग स्टेज में है, तो उसको हम बोल देंगे ग्रोथ के लिए. ठीक है, अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है कुछ, लैक्टेटिंग स्टेज में है, दैट विल काउंट इन लैक्टेशन. अगर वो मैनुअल लेबर में यानी कि वर्क के लिए यूज किया जा रहा है एनिमल, ठीक है, ड्राफ्ट पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, तो हम उसको वर्क में इंक्लूड करते हैं. ठीक है, अगर उसको आप ब्रीडिंग पर्पस के लिए जेनेटिक्स में यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी ज़्यादा अच्छी प्रोजेनी टेस्टिंग के थ्रू ज़्यादा अच्छा उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हाई है, हाई जेनेटिक मेरिट का वो एनिमल है, देन दैट विल कंसिडर इट अंडर रिप्रोडक्शन. तो ये सारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं. और इसके अलावा जो कि नॉर्मल लाइफ के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए आपके बेसिक रेस्पिरेशन, ठीक है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, इन सभी प्रोसेसेस में जो इंक्लूड होता है दैट कम्स अंडर मेंटेनेंस. तो इसी चीज़ के लिए जो केमिकल एलिमेंट, बेसिकली हम केमिकल्स के साथ ही इसमें ट्रीट करेंगे. ठीक है, तो केमिकल एलिमेंट जो है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट. तो इसमें सभी आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाइटामिन्स, वाटर इनफैक्ट. ठीक है, ये सभी जो है वो न्यूट्रिएंट्स हैं. देन वी विल फर्दर स्टडी अबाउट द न्यूट्रीचर. तो न्यूट्रीचर क्या है? सिंपली इट इज़ द न्यूट्रिशनल स्टेटस, जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि एनिमल का, बॉडी का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है. तो इसको हम अलग अलग प्रोसेसेस से चेक कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल की बॉडी कंडीशन स्कोरिंग की जाती है जो आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, एलपीएम में पढ़ते हैं. दैट ऑल कम्स अंडर न्यूट्रीचर, यानी कि न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है. ठीक है, फिर नेक्स्ट कमिंग टू द न्यूट्रीमेंट. तो न्यूट्रीमेंट जो है वो प्रोसेस है. ठीक है, न्यूट्रीमेंट इज ऑल्सो अ प्रोसेस जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में काउंट होता है. ठीक है, इट इज ऑल्सो सिमिलर टू न्यूट्रिशन, बट न्यूट्रिशन में पूरा प्रोसेस जो होता है इनटेक से लेके शुरू करेंगे हम, और इसके बाद जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का होगा दैट इज न्यूट्रीमेंट. नेक्स्ट इज नरिश. नरिश का मतलब, नरिश इज ऑल्सो अ प्रोसेस. इट इज अ प्रोसेस जिससे न्यूट्रिएंट हमको प्रोवाइड करता है वो सब चीज़ें. ठीक है, न्यूट्रिएंट एक केमिकल एलिमेंट है और जो वो प्रोसेस करता है, जो उसका फंक्शन है, दैट इज नरिशमेंट. ठीक है, तो ये तो बेसिक टर्म्स है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, एग्जाम में इतना नहीं आता है यहाँ से, बट स्टिल यू शुड हैव एन आइडिया कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है. नेक्स्ट कमिंग टू द, हाँ, अब ये पोर्शन जो है यहाँ से आ सकती हैं चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल कि बैलेंस्ड राशन क्या होता है. ठीक है, एक राशन और बैलेंस्ड राशन में क्या डिफरेंस है, फीड में क्या डिफरेंस है, डाइट में क्या डिफरेंस है, तो हम इसको पढ़ते हैं. तो फीड एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि नेचुरल भी हो सकता है, प्रोसेस्ड भी हो सकता है. ठीक है, यूजुअली हम जैसे ह्यूमंस के लिए फूड यूज करते हैं वर्ड,
वैसे ही एनिमल्स के लिए वी यूज द वर्ड फीड, ठीक है। यूजुअली लाइफ स्टॉक के लिए हम वर्ड यूज करेंगे फीड, और ह्यूमंस में वी यूज फूड। तो वो जो ह्यूमंस में फूड है वो ही एनिमल्स में फीड कहलाता है, ठीक है। सो इट इज एनी मटीरियल आइदर नेचुरल और प्रोसेस्ड दैट इज कंज्यूम्ड बाय द एनिमल्स एंड टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। अब इसी चीज को अगर हम सेग्रीगेट कर देते हैं फॉर अ 24 आवर पीरियड और एक एनिमल के लिए, तो वो फीड जो है वो राशन बन जाती है। फीड जो है वो सबके लिए होती है, किसी के लिए भी, कोई भी इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट फॉर राशन वी इंक्लूडेड फॉर 24 आवर पीरियड, ठीक है। और जब भी हम फॉर्मुलेट करते हैं तो वी से दैट वी फॉर्मुलेट राशंस, हम नहीं कहते कि हम वी से दैट वी फॉर्मुलेट फीड, बट बेसिक टर्म राशन होता है, ठीक है। राशन फॉर्मुलेशन इज अ मोर साइंटिफिकली यूज टर्म, ठीक है। तो इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फीड। फीड में क्या इंक्लूड करेंगे? कंसेंट्रेट्स एंड रफेजेस। यू नो, जब हमको लाइफ स्टॉक को फीड करना है तो उसमें हमको बोथ कंसेंट्रेट्स एंड रफेज दोनों फीड करना है ना। तो एज पर सैवेज हम आगे जाके फीडिंग स्टैंडर्ड्स में देखेंगे कि सैवेज ने हमको एक क्लासिफिकेशन दी थी कि हम कैसे उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कंसेंट्रेट्स एंड रफेजेस में डिवाइड करते हैं, एंड यूजुअली हम 1/3 और 2/3 इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि रफेज जो होता है वो बल्क प्रोवाइड करता है लाइफ स्टॉक में, रूमिनेंट्स में, तो वो हमको 2/3 प्रोवाइड करना होता है, एंड कंसेंट्रेट्स 1/3। अगर इसी तरीके से अगर आप उसको ग्रीन फॉडर प्रोवाइड कर रहे हैं, ल्यूसिन बरसीन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसका वो एक रफेज है, ग्रीन फॉडर इज अ रफेज। तो अब क्योंकि उसमें वो न्यूट्रिएंट डेंस है, उसमें काफी अच्छी न्यूट्रिएंट्स है, क्वांटिटी ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा रहता है उसमें, ठीक है, प्रोटीन ज्यादा रहता है, क्रूड प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब अगर हम ग्रीन फॉडर प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम फर्दर जब ड्राई फॉडर और वेट फॉडर में करते हैं कन्वर्ट, तो हम उसमें उसका क्वांटिटी को कम कर देते हैं, क्योंकि कम क्वांटिटी में भी वो उतना प्रोवाइड कर सकता है जितना हमको एनिमल को प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे थे राशन। तो राशन इज ऑल दैट टोटल अमाउंट ऑफ फीड, जो भी हम कंसेंट्रेट और रफेज दोनों इंक्लूड करके कैलकुलेट करते हैं, जो एक ही एनिमल के लिए, राशन इज फॉर वन एनिमल, ठीक है, फॉर वन एनिमल ओवर अ 24 आवर पीरियड। देन कमिंग टू द डाइट, तो अब डाइट में वाटर को भी आप इंक्लूड कर दो, ठीक है, और एनिमल जो खुद से वॉलंटरली एनिमल कंज्यूम करेगा, दैट विल बी डाइट, ठीक है। उसी तरह से एड लिबिटम फीड होती है, एड लिबिटम भी वॉलंटरली एनिमल वो कंज्यूम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कमिंग टू द बैलेंस्ड राशन, अब क्योंकि वर्ड राशन यूज किया गया है तो अगेन फॉर वन एनिमल फॉर 24 आवर्स। अब साथ में क्या यूज किया है? बैलेंस्ड, विच मीन्स बैलेंस किस चीज का है? जो भी आप न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी और उसकी वैरायटी जो है वो सफिशिएंट होनी चाहिए उसको एक दिन के लिए, उसको ग्रोथ और उसके नॉर्मल फंक्शन को सस्टेन करने के लिए। तो दैट विल बी बैलेंस्ड राशन। तो बैलेंस्ड राशन क्या हो गया? इट इज the ration which provides quantity and variety of all nutrients for normal growth and function, and it should be consumed within 24 hours, और ये एक एनिमल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द मेंटेनेंस, अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मेंटेनेंस का क्या होता है डेफिनेशन, अब हम उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। It is a state in which an animal's body composition remains unchanged. Remains unchanged का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एनिमल्स में लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, और एनिमल इनटेक भी कर रहा है तो गेन भी हो रहा है, बट कोई भी गेन और लॉस जो है वो इक्वल होगा, यानी कि उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा अपनी तरफ से, एंड जो भी वो इनटेक कर रहा है और उसके जो नॉर्मल लॉसेस हो रहे हैं दैट आर इक्वेटेड, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इसकी वजह से देयर इज नो नेट गेन और लॉस और ऑफ एनी न्यूट्रिएंट, यानी कि वो खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है, कोई लॉस नहीं हो रहा, मिल्क में कोई लॉस नहीं हो रहा, कोई मिल्क प्रोडक्शन नहीं है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, कोई गेन नहीं हो रहा। तो तब जो स्टेट होगी एनिमल की वो होगी उसकी मेंटेनेंस वाली स्टेट में। जैसे हम बाद में जाके पढ़ते हैं कि मेंटेनेंस राशन क्या होता है, तो वो राशन जो सस्टेन करता है एनिमल की बॉडी कंपोजिशन, ठीक है, विदाउट एनी नेट गेन और लॉस ऑफ एनी न्यूट्रिएंट। तो अगेन it represents the nutritional requirement to support the vital function. vital functions में क्या आता है जो मैंने आपको पहले बताया? नॉर्मल रेस्पिरेशन, बॉडीली प्रोसेसेस जिसमें आ जाएगा आपका मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन,
ठीक है, स्वेटिंग नॉर्मल, सब नॉर्मल फंक्शंस है, वाइटल फंक्शंस विदाउट एनी प्रोडक्शन और विदाउट एनी लॉस भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कमिंग टू द बायोलॉजिकल वैल्यू। अब बायोलॉजिकल वैल्यू को हम बहुत इन डेप्थ स्टडी करेंगे जब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका बेसिकली प्रोटीन में ज्यादा रोल होता है। बट अभी हम इसकी नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। इट इज द मेजर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ एब्जॉर्ब्ड प्रोटीन दैट इज रिटेन्ड इन द बॉडी। ठीक है, आप आगे जाके पढ़ेंगे और भी ज्यादा इसकी वैल्यू, जैसे कि नेट प्रोटीन वैल्यू, अलग अलग प्रोटीन को एस्टिमेट करने की डिफरेंट मेथड्स होते हैं इन केस ऑफ रूमिनेंट्स एंड मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स। ठीक है, हम डिफरेंट तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो उसी तरह से बायोलॉजिकल वैल्यू भी एक प्रोटीन इवैल्यूएशन का एक मेथड है जिसकी वैल्यू होती है absorbed nutrient divided by retained total protein retained। ठीक है, और ये मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन दोनों के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम एस्टिमेट करते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू, हम कहते हैं कि एनिमल प्रोटीन्स की बायोलॉजिकल वैल्यू इज हाई एज कंपेयर टू प्लांट प्रोटीन्स। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो उसका प्रोपोर्शन ऑफ एब्जॉर्ब प्रोटीन है उसमें से कितना रिटेन हो गया है, तो हम उससे कैलकुलेट कर लेते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू। अभी मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम जो मेथड जो करेंगे वो हम प्रोटीन इवैल्यूएशन के टाइम पे इसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे, और हम डिफरेंसेस भी देखेंगे मोनोगैस्ट्रिक्स में और रूमिनेंट्स में। नेक्स्ट कमिंग टू द डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, अगेन स्टार्टिंग विद द इनटेक, हम ये पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, इनटेक से लेके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सब कुछ। तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है डाइजेशन का। तो इट इज अ प्रोसेस जिससे हम जो फीड खा रहे हैं उसमें तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक में, वो फर्दर स्मॉलर इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म्स में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, जो आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, दैट ओनली मीन्स डाइजेशन। सो इट इज अ प्रोसेस बाय विच द केमिकल कॉम्प्लेक्स insoluble large food molecules जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर soluble एंड absorbable फॉर्म्स। नेक्स्ट कमिंग टू द डाइजेस्टिबिलिटी। तो अगेन डाइजेशन से ही डेफिनेशन बनेगी डाइजेस्टिबिलिटी की। तो प्रोपोर्शन ऑफ ए न्यूट्रिएंट इन द फीड दैट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो क्या होता है कि हम सबसे पहले तो हमारा जो इनटेक है उसमें से हम फीकल एक्सक्रीशन को माइनस कर देते हैं। सिंपली हम उसको मान लेते हैं कि ये पूरा अमाउंट एब्जॉर्ब हो चुका है, और उसी से हम डाइजेस्टिबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम इवैल्यूएशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि एपरेंट डाइजेस्टिबिलिटी होता है। ठीक है, जो हम डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट से कैलकुलेट करते हैं, और एक ट्रू डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट होती है। ये दो चीजें हैं, डिफरेंट चीजें हैं। तो अभी हम सिंपल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल न्यूट्रिएंट इन द फीड, जितना फीड हमने इनटेक किया है उसमें से जितना फीकल एक्सक्रीशन है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बच जाएगा दैट वुड गिव यू डाइजेस्टिबिलिटी। अगेन एब्जॉर्प्शन, अब जितना वो सब्ट्रैक्ट हो गया वहीं से हम इसकी एब्जॉर्प्शन को कैलकुलेट करते हैं। सो द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, आपको पता है इंटेस्टाइन से वो सिंपलर सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इंटेस्टाइनल विलाई जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस एरिया के थ्रू, और फिर वो वहां से ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये आप फार्माकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, जब आप फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उसमें भी ये सेम चीज एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, वहां पे भी ये चीज आएगी। Next coming to the metabolism. So it is the sum total of all chemical and physical changes that occur within the body. अब इसमें दोनों चीजें होती है, बिल्डिंग अप यानी कि एनाबॉलिज्म एंड ब्रेकिंग डाउन यानी कि कैटाबॉलिज्म। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म जब बॉडी टिश्यूज ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, मसल ब्रेकडाउन होता है या यूटिलाइजेशन होता है ग्लाइकोजन का, तो ब्रेकडाउन में आता है, कैटाबॉलिज्म में आता है। ठीक है, यानी कि कभी कभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होती हैं, जैसे कि कीटोसिस हो गया, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में एनिमल जाता है, तब ये कैटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, तब ये मेटाबॉलिज्म जो है वो कैटाबॉलिज्म की तरफ ज्यादा जाता है।
अब या और जब एनिमल ग्रोथ फेज में होता है, प्रोटीन इनटेक ज़्यादा है, तब बिल्डअप हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जब एनिमल कंज्यूम करता है, मसल गेन होता है, तो ये एनाबॉलिज्म की तरफ जाता है। एंड मेटाबॉलिज्म इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट कमिंग टू द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, जब हम इसको डिटेल में इसको स्टडी करेंगे तब हम इसमें देखेंगे इसके क्या फैक्टर्स रहते हैं। अभी हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। सो बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वाइटल फंक्शन। जो हमने अभी मेटाबॉलिज्म इससे पहले मेंटेनेंस पढ़ा था, उसी के लिए जो हमारे को एनर्जी चाहिए दैट इज ओनली बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये थर्मोन्यूट्रल एनवायरनमेंट क्या होता है, इसको हम इन डिटेल एनर्जी इवैल्यूएशन वाले टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन देखनी है। नेक्स्ट कमिंग टू अब थोड़ा प्रोटीन और एनर्जी के बारे में और ज़्यादा इन डेप्थ देखते हैं इनकी डेफिनेशंस। अब जो WC रोज जो थे, उन्होंने इसको फर्दर अमाइनो एसिड्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था बेस्ड ऑन दी फैक्ट दैट एनिमल बॉडी जो है वो उसको सिंथेसाइज कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो WC रोज ने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोला उनको, जो कि बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। ठीक है, यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। अगर बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है तो वो बॉडी के लिए एसेंशियल हो जाएगा, बाहर से इनटेक उसका एसेंशियल हो जाएगा, तो जिसकी वजह से उसको हम बोलेंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, जो आप 10 अमाइनो एसिड्स पढ़ते हैं फिल्वी मैट करके, जो एक निमोनिक होता है उसको याद करने का, वो सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं करती है, उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, इसीलिए वी नीड दैट इन आवर डाइट्स, वी नीड दैट इन आवर न्यूट्रिएंट इनटेक। तो इसीलिए उसको हम बोलेंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और जो बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप रूमिनेंट्स का एग्जाम्पल ले लो। रूमिनेंट्स में क्या होता है, रूमिनेंट्स में माइक्रोबियल प्रोफाइल है पूरी उनके पास। ठीक है, रूमन माइक्रोब्स हैं। तो अब वो क्या करते हैं, वो सभी अमाइनो एसिड्स को अपनी उसमें सिंथेसाइज कर लेते हैं, एक्सेप्ट कोबाल्ट। कोबाल्ट भी अगर डाइट में कोबाल्ट है तो उसको भी साइनोकोबालामीन, वो B12 को सिंथेसाइज कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसीलिए उनके लिए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है वो 0 नेग्लिजिबल हो सकता है, प्रोवाइडेड उनकी डाइट में सब कुछ पड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसके हिसाब से एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब अगेन जो हार्पर थे उन्होंने कैसे इसको क्लासिफाई किया अमाइनो एसिड्स को, उन्होंने क्लासिफाई किया इसको डिस्पेंसिबल एंड नॉन डिस्पेंसिबल या फिर इनडिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, अब अगेन सिंथेसाइज तो बॉडी कर सकती है, पर क्या वो सभी चीजों से सिंथेसाइज कर सकती है, किसी भी सोर्स से सिंथेसाइज कर सकती है। अगर किसी भी सोर्स से कर सकती है तो दोज आर डिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड्स, पर अगर नहीं तो इनडिस्पेंसिबल या नॉन डिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड्स। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, इसको आप अच्छे से याद रख लो कि नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक सोर्स से, अगर किसी भी सोर्स से हो रहा है डिस्पेंसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द एनर्जी पार्ट। ठीक है, तो अब मैंने आपको जैसे बताया था न्यूट्रिएंट इनटेक या जो पूरा का पूरा डाइट जो आप इनटेक कर रहे हैं उसको हम इंक्लूड करें, उसकी हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस एनर्जी से। ग्रॉस एनर्जी वो टोटल केमिकल एनर्जी है जो कि एक फीड में जितनी भी एनर्जी है उसको हम बोलेंगे ग्रॉस एनर्जी। इसको कैलकुलेट किस में करते हैं, बॉम कैलोरीमीटर से। ठीक है, इसको हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। अमाउंट ऑफ हीट अराइजिंग फ्रॉम द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अभी बॉम कैलोरीमीटर है क्योंकि ये इसकी कैलोरीज बताता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है, प्रोसेस क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन से। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है MCQ, यहाँ से ये बनता है कि ये किससे मेजर होती है, तो उसका आंसर आ जाएगा बॉम कैलोरीमीटर से। टोटल फीड की केमिकल एनर्जी या उसकी हीट ऑफ कंबर्शन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उसकी ग्रॉस एनर्जी। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन से। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको डाइजेस्टिबिलिटी बताया था, उसी की जो एनर्जी होती है दैट इज डाइजेस्टिबल एनर्जी। So digestible energy represents energy absorbed by the animal, simple। और apparent digestible energy कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली आपको ग्रॉस एनर्जी ऑफ फीड से ग्रॉस एनर्जी ऑफ फीसेस को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज apparent digestible energy। नेक्स्ट कमिंग टू द मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। अब ठीक है, वो एब्जॉर्ब तो हो गई, पर वो क्या एनिमल के पास अवेलेबल हुई है, तो जितनी अवेलेबल हुई है दैट वुड बी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। अगेन डाइजेस्टिबल एनर्जी को माइनस कर दो
यूरिन और कंबस्टिबल गैसेस। कंबस्टिबल गैसेस का मतलब क्या है? मीथेन लॉस। ठीक है, ये रुमिनेंट्स के लिए बात हो रही है, उसमें इसकी वैल्यू ज्यादा रहती है। तो तभी हम कहते हैं कि मेटाबोलाइजेबल एनर्जी जो है वो डाइजेस्टेबल एनर्जी से कम है, और वो क्योंकि उसमें लॉसेस भी इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट कमिंग टू द नेट एनर्जी। नेट एनर्जी फर्दर मेटाबोलाइजेबल एनर्जी में से भी हम चीजें माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट एनर्जी मिल जाएगी। क्या माइनस करेंगे हम? उसमें से हम माइनस कर देते हैं नेट एनर्जी जो कि हीट में निकल जाती है। ठीक है, हीट में जो निकल जाएगी दैट विल गिव यू नेट एनर्जी। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी बस हमको डेफिनेशन देखनी है। सो इट इज द वैल्यू ऑफ द फीड। नेट एनर्जी इज द नेट एनर्जी वैल्यू ऑफ अ फीड इज द एनर्जी दैट इज रिटेन्ड। अब यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है। ठीक है, एब्जॉर्ब बोलेंगे तो दैट वुड बी द डाइजेस्टेबल एनर्जी, अवेलेबल बोलेंगे तो वो क्या है? मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, और अगर रिटेन्ड कहा है तो उसको नेट एनर्जी। बस आपको ये एक एक वर्ड याद रखना है यहाँ पे। एब्जॉर्ब्ड के लिए डाइजेस्टेबल, अवेलेबल के लिए मेटाबोलाइजेबल, और रिटेन्ड के लिए क्या है? नेट एनर्जी। ठीक है, और यही यूज करेंगे एनिमल्स अपनी प्रोडक्शन के लिए, गेन के लिए, अलग अलग प्रोडक्शन फंक्शंस के लिए और मेंटेनेंस के लिए भी। तो ये फर्दर दो पार्ट्स की होती है नेट एनर्जी मेंटेनेंस एंड नेट एनर्जी प्रोडक्शन। नेक्स्ट कमिंग टू आवर टॉपिक नंबर 2 दैट इज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। अभी तक हमने सारी न्यूट्रिशनल डेफिनेशंस पढ़ ली, अब वील कम टू द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। ठीक है, तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस जो सबसे ज्यादा बेसिक ही एनालिसिस हम जब भी स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन का, हमने उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू चेक करनी किसी भी फीड की, है ना। हम चेक करेंगे कि उस फीड में कितना क्या क्या है, प्रोटीन कितना है, क्या है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम करेंगे उसका प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। ठीक है, तो ये सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट हेनीबर्ग एंड स्टोमैन। इन्होंने विंडे विलेज में ये एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए थे। तो इन्होंने ये फॉर्मुलेट किया था मेथड, इसीलिए इसको विंडे सिस्टम ऑफ एनालिसिस भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि विंडे सिस्टम क्या है तो वो भी प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है। ठीक है, और ये किसने दिया था? हेनीबर्ग और स्टोमैन ने, और ये कहाँ है? विंडे विलेज जर्मनी में इन्होंने दिया था। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फीड को फर्दर 6 प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स में फ्रैक्शनेट कर दिया, और फिर इन्होंने अलग अलग मेथड से उसको इवेलुएट किया। ठीक है, और इन्होंने 6 प्रॉक्सिमेट वैल्यूज दी, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स दिया। अब इसका नाम प्रॉक्सिमेट क्यों है? क्योंकि अप्रॉक्सिमेट वैल्यूज देता है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं देता है। बहुत बेसिक ट्रेडिशनल मेथड है फीड इवेल्युएशन का, इसलिए इसको प्रॉक्सिमेट कहते हैं। सबसे पहले आ गया मॉइस्चर कंटेंट। ये 6 प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स है: मॉइस्चर, क्रूड प्रोटीन, ईथर एक्सट्रैक्ट, क्रूड फैट, ठीक है, टोटल एश, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। ठीक है, मॉइस्चर कैसे कैलकुलेट होता है? ओवन ड्राइंग सिंपल मेथड है। आपने 100 डिग्री सेल्सियस को कांस्टेंट वेट पे मॉइस्चर उसका इवेपोरेट हो जाएगा, जो उसमें रह जाएगा दैट वुड बी द ड्राई मैटर। ठीक है, तो ड्राई मैटर जो हम स्टार्टिंग की जो हमने फीड ली है उसमें से ड्राई मैटर को जो बाद में रिमेन हो जाएगा उसको माइनस कर देंगे, तो इट वुड गिव यू द मॉइस्चर कंटेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वाटर कंटेंट ऑफ द फीड। नेक्स्ट कमिंग टू द क्रूड प्रोटीन। अब क्रूड प्रोटीन इज अगेन इट कंटेन्स बोथ ट्रू प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। तो इसमें हम बेसिकली जेल्डाल मेथड से क्या कैलकुलेट करेंगे? नाइट्रोजन कंटेंट। ठीक है, और फिर उस नाइट्रोजन कंटेंट को 6.25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 6.25 कहाँ से आता है? 6.25 इज 100 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, 16 क्या है? 16 इज द एवरेज वैल्यू। हमने एज्यूम कर लिया, हियर वी हैव एज्यूम्ड कि हर एक जितने भी प्रोटीन्स हैं सब में नाइट्रोजन कंटेंट है 16%, तो उसके हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया 100/16। तो 100/16 आप करोगे तो 6.25 आएगी वैल्यू। तो इसी से हमने कैलकुलेट कर लिया कि क्रूड प्रोटीन ऐसे आता है। अब ये क्योंकि प्रॉक्सिमेट है, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि 16% ही होगा, और ऐसा नहीं भी होता है, इसीलिए ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं देता, हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज देता है, इसलिए हम इसको प्रॉक्सिमेट सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू द ईथर एक्सट्रैक्ट। ईथर एक्सट्रैक्ट आपको क्रूड फैट वैल्यू देता है। ठीक है, तो वो कैसे आप करते हैं? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस, और उससे क्या आपको मिलेगा? उसका ईथर एक्सट्रैक्ट मिलेगा। नेक्स्ट कमिंग टू द क्रूड फाइबर CF। ठीक है, ये क्या है? ये आपका फाइबरस कंटेंट बताता है।
तभी हम कहते हैं कि लाइफ स्टॉक जो मिल्क प्रोड्यूसिंग है उसमें एटलीस्ट 18% क्रूड फाइबर होना चाहिए, उसमें इतना होना चाहिए, तो दैट इज द फाइबर कंटेंट। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? एसिड और एल्कली डाइजेशन से। एसिड हम पहले यूज करते हैं, पहले एसिड डाइजेशन करते हैं, फिर एल्कली डाइजेशन। अगर आप नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी देखेंगे तो पहले स्टमक में एसिड आता है, एसिड डाइजेशन होती है, फिर उसके बाद एल्कली डाइजेशन इंटेस्टाइन में होती है। तो वही इन्होंने मेथड फॉलो किया, पहले एसिड डाइजेशन देन एल्कली डाइजेशन, ठीक है। दिस विल गिव यू द, उसके बाद भी जो बच जाएगा दैट वुड बी द क्रूड फाइबर। नेक्स्ट कमिंग टू द टोटल ऐश। टोटल ऐश कैसे कैलकुलेट करते हैं? मफल फर्नेस में, ठीक है। इसमें टेम्परेचर बहुत हाई जाता है और ये आपको मिनरल मैटर आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कमिंग टू द नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। सब में से आप माइनस कर देंगे, टोटल ड्राई मैटर ऑफ फीड में से सारी वैल्यूज माइनस कर देंगे, देन आपको मिलती है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। क्योंकि ये पूरा सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होता है, ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है। पर हम इसमें देखेंगे कि इसकी एक डिसएडवांटेज ये भी है कि कई बार नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट में भी क्रूड फाइबर का कॉम्पोनेंट भी होता है, इसीलिए अगेन ये प्रॉक्सिमेट वैल्यूज देता है। अब ये नॉर्मल पूरा प्रोसेस में आपको बताती हूँ। पूरा आपने फीड लिया, बायोलॉजिकल सैंपल या फीड लिया, उसमें से आपने मॉइस्चर कंटेंट को सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नहीं लाइव चल रही है, लाइव चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो विल कंटिन्यू अगेन। तो जब भी फीड या बायोलॉजिकल सैंपल होता है उसमें हम मॉइस्चर सब्सट्रैक्ट कर देंगे उसको ओवन ड्राइंग से, तो जो लॉस इन वेट होगा दैट विल गिव यू द ड्राई मैटर कंटेंट, ठीक है। तो लॉस इन वेट दैट विल गिव यू द मॉइस्चर कंटेंट, और जो उसके बाद बच जाएगा दैट वुड बी द ड्राई मैटर कंटेंट, ठीक है। तो इसी ड्राई मैटर से हम कैलकुलेट करते हैं फर्दर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो मॉइस्चर इज द लॉस इन वाटर, वो वाटर वेपर इवेपोरेट हो गया, वो निकल गया, उसके बाद जो पूरा ड्राई मैटर कंटेंट है उसके बाद हमने सारा प्रोसेस उस ड्राई मैटर से ही करना है, ठीक है। तो उसमें से अगर आप उसमें उसको मफल फर्नेस में उसको मफल फर्नेस में डाल देंगे, मफल फर्नेस में डाल दिया तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर उसमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। वो पूरा ऑर्गेनिक मैटर लॉस हो गया और जो बच गया दैट वुड गिव यू द मिनरल कंटेंट, तो वो उसको हम बोलते हैं टोटल ऐश, ठीक है। टोटल ऐश उसका रेजिड्यू बच जाता है। अब उस टोटल ऐश को भी अगर आप HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो उसमें से दो चीजें बनती है, एक तो HCl में वो टोटल ऐश का कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाएगा और एक नहीं डिसॉल्व होगा। जो डिसॉल्व हो जाएगा दैट विल गिव यू द एसिड सॉल्युबल ऐश, ठीक है। एसिड सॉल्युबल ऐश जो कि अगेन मिनरल्स के लिए, जिससे पता चलता है आपको कि इसमें मिनरल कंटेंट कितना था। और जो उसके बाद भी सॉल्युबल नहीं होता, एसिड इनसॉल्युबल ऐश, दैट विल गिव यू द सिलिका कंटेंट, ठीक है। सिलिका कहाँ से आता है? सैंड से आता है। कई बार फीड में सैंड भी मिक्स होता है, तो दैट विल गिव यू द एसिड इनसॉल्युबल ऐश और द सिलिका कंटेंट। तो ये तो बात कर ली हमने इनऑर्गेनिक मटेरियल की। उसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर आता है जो कि अगर आपने मफल फर्नेस से कैलकुलेट किया है तो वो लॉस हो गया है ऐश में। अब उसी ऑर्गेनिक मैटर में फर्दर होता है क्रूड प्रोटीन, ईथर एक्सट्रैक्ट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्रूड प्रोटीन जैसे मैंने आपको बताया जेल्डाल मेथड से कैलकुलेट करते हैं, नाइट्रोजन को 6.25 से मल्टीप्लाई करके। देन वी कैलकुलेट दी ईथर एक्सट्रैक्ट। ईथर एक्सट्रैक्ट मैंने आपको बताया था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से होता है। उसको भी कैसे कैलकुलेट करते हैं? पेट्रोलियम ईथर में हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉन्टिन्यूसली, बहुत देर तक चलता है ये प्रोसेस। उसको कॉन्टिन्यूसली हम मल्टीपल साइकिल्स में उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और जो सॉल्युबल हो जाएगा दैट वुड बी ईथर एक्सट्रैक्ट, और जो सॉल्युबल नहीं होता है, जो रेजिड्यू बच जाता है, उसी से हम कैलकुलेट करते हैं क्रूड फाइबर। अगेन मैंने आपको बताया था पहले एसिड डाइजेशन, फिर उसके बाद एल्कली डाइजेशन, तो उससे क्रूड फाइबर का हमको पता चलता है, ठीक है। तो क्रूड फाइबर, द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर ईथर एक्सट्रैक्शन इज फर्स्ट बॉइल्ड विद वीक एसिड एंड देन विद वीक एल्कली। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको? द ड्राइड रेजिड्यू इज इग्नाइटेड, द डिफरेंस इन वेट इज द क्रूड फाइबर। तो ऐसे आपको क्रूड फाइबर कैलकुलेट हो जाएगा।
अब क्रूड फाइबर जैसे सेल्यूलोज हो गया, हेमी सेल्यूलोज हो गया, ठीक है, लिग्निन हो गया, ये क्रूड फाइबर में आता है। ये एक बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? एक तो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। जो इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है वही क्रूड फाइबर है, उसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और जो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट करके कैलकुलेट करेंगे। सभी चीजें माइनस कर देंगे ड्राई मैटर से, ड्राई मैटर ऑफ फीड से माइनस कर दो, टोटल ऐश माइनस कर दो, ठीक है, सीपी माइनस कर दो, ईथर एक्सट्रैक्ट, क्रूड फाइबर माइनस कर दो, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट वुड गिव यू नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। और इसमें क्या होता है? ये होते हैं सॉल्युबल शुगर्स, ठीक है। तो ये सॉल्युबल शुगर्स मैंने आपको बताया था ना, क्रूड फाइबर, जब इसको आप इग्नाइट करेंगे तो रेजिड्यू बचेगा, दैट वुड गिव यू क्रूड फाइबर। लेकिन इससे पहले जब आपने एसिड और एल्कली में डाइजेस्ट किया है तो वहां पे जो सॉल्युबल शुगर्स एब्जॉर्ब हो गए। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सब्सट्रैक्ट करके। अब ये प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स तो हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या है? अभी भी इसको फॉलो किया जाता है। क्यों इसको फॉलो करते हैं? इतने साल पहले से लेके अभी तक, इतने डेकेड्स हो गए हैं, लेकिन फिर भी वी फॉलो दिस सिस्टम। इतना ट्रेडिशनल सिस्टम है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है, इसके लिए ज्यादा लैब इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती, इजीली अवेलेबल है इसके इक्विपमेंट्स, ठीक है। और दूसरी बात कि ये बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज हो चुका है। इतने साल से आपने हर फीड की प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कर लिए, तो हमारे पास बहुत सारा डेटा है कंपैरिजन के लिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है वर्ल्ड वाइड, तो कंपैरिजन ईजी हो जाता है। तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। देन नेक्स्ट इज द प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि ये बहुत ईजी प्रोसेस है, ठीक है, सिंपल है, रैपिड है, जल्दी हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, इजी हमको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है फीड फॉर्मुलेशन की, इसलिए ये काफी प्रैक्टिकल है। ये 3 ही एडवांटेज है, इसके अलावा इसके काफी सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसके डिसएडवांटेज फर्स्ट है कि केमिकल कॉम्पोजिशन बताता है फीड की, लेकिन ये तो हमको नहीं पता कि एक्चुअल में उसको कौन से न्यूट्रिएंट अवेलेबल हुए, ठीक है, उसने कौन से कितने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए, एक्चुअल में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या थी एनिमल की, वो सब चीजें ये नहीं बताता है। सिर्फ केमिकल कंपोजिशन बता देगा, वो भी नाइट्रोजन कंटेंट बता देगा, ठीक है, आपको टोटल ऐश कंटेंट बता देगा। तो ये इसका एक फर्स्ट डिसएडवांटेज हो गया। सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया था, कई बार क्रूड फाइबर जो होता है उसमें टोटल फाइबर नहीं होता, थोड़ा सा नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट में भी थोड़ा सा फाइबर का कंटेंट चला जाता है, ठीक है, थोड़ा सा एसिड एल्कली जब आप डाइजेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे भी थोड़ा सा क्रूड फाइबर का कंटेंट चला जाता है। क्रूड फाइबर में क्या होता है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन, तो वो भी वहां चला जाता है। तो ये अंडर एस्टिमेट करता है टोटल फाइबर कंटेंट को। देन फर्दर मैंने आपको प्रोटीन का बताया था, ये क्रूड प्रोटीन बताता है, इसमें एनपीएन भी है, यानी कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, जिसमें यूरिया होता है, ठीक है, और उसको भी ये एस्टिमेट करता है, और साथ में ट्रू प्रोटीन को भी एस्टिमेट करता है, यानी कि ये प्रोटीन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। अब अगेन मैंने आपको बताया था मिनरल्स को हम कैसे करते हैं एस्टिमेट, टोटल ऐश में, ठीक है, जो एसिड सॉल्युबल ऐश होता है दैट विल गिव यू द मिनरल कंटेंट, लेकिन कौन सा मिनरल अवेलेबल है ये नहीं बता पाता। अगेन विटामिन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, एनर्जी की क्वालिटी के बारे में नहीं बताता, डाइजेस्टेबल एनर्जी क्या है, इसकी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है, कुछ भी नहीं बताएगा। ये सिर्फ आपको टीडीएन वैल्यू दे देता है, ठीक है। टीडीएन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? पूरा ही जितना भी आपको डाइजेस्टेबल, मैंने आपको बताया ये सारी वैल्यूज, जब आप एक एक न्यूट्रिएंट का डाइजेस्टेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी कि डीसीपी करेंगे, ठीक है, इसके आगे डाइजेस्टेबिलिटी, इन हर एक न्यूट्रिएंट की डाइजेस्टेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब भी डाइजेस्टेबिलिटी कैलकुलेट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन, डाइजेस्टेबल ईथर एक्सट्रैक्ट, डाइजेस्टेबल क्रूड फाइबर, ठीक है, और टोटल ऐश डाइजेस्टेबल नहीं होती। तो जब ये कैलकुलेट कर लेते हैं ना, ईथर एक्सट्रैक्ट को आप 2.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जो वैल्यू आती है तो वो होती है आपकी टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स हमेशा केजीज या ग्राम्स में होती हैं। जब आप न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स वैल्यूज देखेंगे आगे जाके फीडिंग स्टैंडर्ड्स में और आगे जाके देखेंगे, तो उसमें टीडीएन वैल्यू की हमेशा वेट में होता है, बट एनर्जी तो कभी वेट में नहीं होती, वो तो किलो कैलोरीज में रहेगी, जाउल्स में रहेगी, ठीक है। तो ये इसलिए ये भी इसका एक ड्रॉबैक है कि ये वेट में बताता है एनर्जी, और एनर्जी की क्वालिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। नेक्स्ट कमिंग टू द एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, ये एक अलग से टॉपिक है। तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के बारे में भी ये कुछ नहीं बताता, सिर्फ और सिर्फ उसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताएगा। तो ये सभी प्रॉक्सिमेट एनालिसिस की डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से अब जो हम फॉलो करते हैं, इवन दो वी स्टिल फॉलो दिस, इट इज प्रैक्टिकल, इट इज ईजी,
easily available, ठीक है, comparable, easily comparable with other overall global averages, but still we don't follow this. अगर हमको बहुत अच्छे से एस्टिमेट करना है, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कैलकुलेट करना है, विटामिन कैलकुलेट करना है, एनर्जी क्वालिटी देखनी है, प्रोटीन को डिफ्रेंशिएट करना है, फर्दर ब्रेक डाउन करना है, तो हम जो न्यूअर मेथड्स फॉलो करते हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे. पहले हम क्रूड फाइबर के बारे में डिस्कस करते हैं. क्रूड फाइबर के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज द वैंस वेस्ट सिस्टम. ठीक है, पीजे वैंस वेस्ट से जिन्होंने ये सिस्टम डिवाइस किया था 1960s में, तो ये डिटर्जेंट सिस्टम भी कहलाता है. जैसे कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का एक सेकंड नेम था विंडे सिस्टम, उसी तरह से वैंस वेस्ट सिस्टम का सेकंड नेम क्या है? डिटर्जेंट सिस्टम. क्यों? क्योंकि इसमें हम डिटर्जेंट यूज करते हैं. कौन सा डिटर्जेंट? 2 डिटर्जेंट यूज करेंगे. न्यूट्रल डिटर्जेंट सॉल्यूशन, ठीक है, न्यूट्रल डिटर्जेंट सॉल्यूशन और एसिड डिटर्जेंट सॉल्यूशन. न्यूट्रल डिटर्जेंट सॉल्यूशन क्या होता है? सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम बोरेट. ठीक है, तो ये CTAB के नाम से आता है. CTAB यूज करते हैं हम. और जो एसिड डिटर्जेंट होता है वो कौन सा होता है? अमोनियम ब्रोमाइड इन सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, 2 डिटर्जेंट्स यूज करेंगे और उस डिटर्जेंट से हम देखेंगे कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्युबल नहीं है. जो सॉल्युबल नहीं है वो फाइबर बताएगा, जो सॉल्युबल है वो सॉल्युबल कंटेंट बताएगा. तो सबसे पहले हम फीड सैंपल को लेते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं न्यूट्रल डिटर्जेंट सॉल्यूशन से. न्यूट्रल डिटर्जेंट है तो ऑफकोर्स उसकी पीएच क्या रहेगी? 7. एसिड डिटर्जेंट है, उसकी पीएच क्या रहेगी? 7 से कम रहेगी, एसिडिक पीएच रहेगी ना. तो सबसे पहले फीड सैंपल को हमने बॉईल कर दिया, डिसॉल्व कर दिया न्यूट्रल डिटर्जेंट सॉल्यूशन में. तो जो चीजें डिसॉल्व हो गई दैट विल गिव यू द न्यूट्रल डिटर्जेंट सॉल्युबल कंटेंट. ठीक है, तो इसमें सेल कंटेंट और पैक्टिन्स होता है, और जो न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर है वो प्लांट की सेल वॉल कंटेंट बताएगा. अब जो हमने जैसे नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट बताया था जो डिसॉल्व हो जाता था, वही ये यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, इसमें फाइबर के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब न्यूट्रल डिटर्जेंट सॉल्युबल में हो जाएगी. जैसे कि सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन, पैक्टिन्स, ये सभी की सभी चीजें जो है ये हाईली सॉल्युबल होती हैं. इनकी डाइजेस्टिबिलिटी 98% तक जाती है, उससे भी बहुत ज्यादा हाई जाती है. तो ये न्यूट्रल डिटर्जेंट सॉल्युबल हो गया. और जो नहीं हुआ सॉल्युबल दैट इज द प्लांट की सेल वॉल. ठीक है, जो फाइबर कंटेंट है अब वो एक्चुअल में बताएगा आपको NDF. उसका हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, लिग्निन, सिलिका, प्रोटीन. प्रोटीन क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है कई बार लिग्निन के साथ, सेल्यूलोज के साथ बाउंड फॉर्म में होता है, तो इसलिए वो भी NDF के साथ आ जाता है. ठीक है, तो अब हम इस NDF को एसिडिक डिटर्जेंट जो है सॉल्यूशन, उसके साथ हम इसको बॉईल करते हैं. अब फर्दर वील सी वेदर इट इज सॉल्युबल और नॉट सॉल्युबल. ठीक है, जो पोर्शन सॉल्युबल है वो आपको हेमीसेल्यूलोज बताएगा, और जो सॉल्युबल नहीं है वो एसिड डिटर्जेंट फाइबर कंटेंट बताएगा. ठीक है, अब हेमीसेल्यूलोज तो यहाँ आ गया एसिड डिटर्जेंट सॉल्युबल में. जो बच जाएगा दैट इज सेल्यूलोज, लिग्निन एंड सिलिका. अब अगेन एसिड डिटर्जेंट फाइबर को 2 चीजें कर सकते हैं, या तो आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको ट्रीट करो या फिर KMNO4. दोनों ही प्रोसेस में डिफरेंट रिजल्ट आपको मिलेगा. अगर आप KMNO4 में ट्रीट कर रहे हैं तो लिग्निन जो होता है वो लॉस हो जाएगा, और अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में कर रहे हैं तो सेल्यूलोज जो है वो लॉस हो जाएगा, वो सेल्यूलोज डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन को आपको एलिमिनेट करना है. यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व क्या होता है? सेल्यूलोज डिसॉल्व होता है, और KMNO4 में क्या डिसॉल्व होता है? लिग्निन डिसॉल्व होता है. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, फिर अब सेल्यूलोज क्योंकि रह गया यहाँ पे, तो उसको हम कैसे करते हैं? उसको हम इग्नाइट करते हैं, जो लॉस हो जाएगा फिर फर्दर सेल्यूलोज. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है ऐश वगैरह से, बस आपने ये देखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड में क्या डिसॉल्व हो रहा है, KMNO4 में क्या डिसॉल्व हो रहा है, बस वही आपको वैल्यू दे देगा. तो दिस वाज द डिटर्जेंट सिस्टम, वैंस वेस्ट सिस्टम. ठीक है, डिटेल में आपको हर एक का नहीं करना, बस इतना सा ही करना है. डिटर्जेंट सिस्टम को डिटेल में करना है, उसके अलावा भी मेथड्स हैं. यहाँ पे आपको सिर्फ नेम्स याद रखने हैं. ठीक है, ट्रू प्रोटीन जो मैंने आपको बताया था NPN होता है, ट्रू प्रोटीन होता है. तो ट्रू प्रोटीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टर्जर रिएजेंट से. ठीक है, उसमें क्या यूज होता है? कॉपर सल्फेट. ये बेसिक MCQ बेस मैं आपको बता रही हूँ, सिंपल नाम याद करो बस, और कुछ नहीं करना. ट्रू प्रोटीन के लिए क्या यूज हो रहा है? स्टर्जर रिएजेंट. उसमें क्या होता है? एल्केलाइन कॉपर सल्फेट. बस इतना ही याद करना है. नेक्स्ट कॉर्नल नेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सिस्टम, ये इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे. इसमें बस आपको ये बता दूं कि ये भी इसके बाद वैंस वेस्ट मेथड का ही एक फर्दर और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल मेथड है. इसमें क्या हो रहा है? इसमें बोरेट फॉस्फेट बफर और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूज कर रहे हैं और उसको प्रेसिपिटेट कर देते हैं फर्दर. ठीक है, तो फर्दर
5-6 अलग अलग फ्रैक्शंस में इसको प्रेसिपिटेट कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको नहीं पढ़ रहे, बस आपको ये केमिकल का याद रखना है, नाम याद रखना है और केमिकल क्या यूज हो रहे हैं वो याद कर लो। उसके बाद मिनरल एनालिसिस के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, जिसका नाम है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, AAS इसको कहते हैं, फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ICP यूज करते हैं, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मिनरल एनालिसिस के लिए होता है। फिर उसके बाद अमाइनो एसिड्स के लिए क्या यूज करते हैं, डूमास मेथड, GLC, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, रिफर्स। ये अब बेसिक न्यू मेथड्स आते जाते हैं, तो उसी तरह से बेसिक क्रोमेटोग्राफी के ही फर्दर अलग अलग एक्सटेंशंस हैं। वाइटामिन के लिए अगेन आप HPLC यूज करते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन के लिए, और माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था B कॉम्प्लेक्स वाइटामिन जो है माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं, उसी के थ्रू हम इसको माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अगेन NIRS आपको बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली बता देता है, ये बहुत ही न्यूअर मेथड है। इसी तरह से न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR भी यूज करते हैं, तो वो आपको बहुत सारी वैल्यूज बता देता है। तो बस आपको यहाँ पे बस नाम याद रखना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से ये स्टर्जर रिएजेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है, ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें क्या यूज होता है, कॉपर सल्फेट यूज होता है, ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा आपको बस नाम याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने आज डिस्कस कर लिया था कि न्यूट्रिशनल डेफिनेशंस, अलग अलग हमने न्यूट्रिशनल डेफिनेशंस डिस्कस की। उसके बाद हमने प्रॉक्सिमेट एनालिसिस डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया वैन्स वेस्ट मेथड, और फिर लास्ट में जो न्यूअर मेथड्स जो आ रहे हैं वो हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो आप आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन एंड कंपोजिशन ऑफ फीड एंड फॉडर। ठीक है, तो इसमें फर्दर अलग अलग पार्ट्स में जैसे कि रफेज, ठीक है, कंसंट्रेट्स, क्या उसमें डिफरेंस रहता है, कौन सी एनिमल्स को कौन सी वाली फीड ज़्यादा दी जाती है, ठीक है, कंटेंट उसमें क्या डिफरेंट रहता है, उसका मॉइस्चर कंटेंट से हम उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने फर्स्ट टॉपिक कर लिया, उसी तरह से धीरे धीरे हम नेक्स्ट पिलर में जाते जाएंगे, हर रोज एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और अराउंड 1 मंथ में हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। सो पहले हम ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, आप साथ के साथ MCQs भी सॉल्व करते रहिए। ठीक है, MCQs सॉल्व करने से क्या होता है, बेसिक अगर आप डेली अगर आप सॉल्व कर रहे हैं ना MCQs, तो उससे आपका जो ऑब्जेक्टिव माइंडसेट है वो डेवलप हो जाता है, फिर आपकी एक्यूरेसी और स्पीड वहीं से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगी, आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आज हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।